नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। आज हम अपने देखो यूपी ट्रिपल एससी में जो हम कंप्यूटर का तो यहाँ पर पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, अर्थात इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज आपका ये जो लेक्चर नंबर होगा, इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा कंप्यूटर के, क्योंकि लेक्चर 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और लगभग मैंने वहाँ पर आपको 300 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर करा दिए हैं और आज 150 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। और आज ही आपका वीडियो पूरी तरीके से, या कंप्यूटर का जो वीडियो चल रहा है, ये लेक्चर चल रहा है, ये आज समाप्त हो जाएगा आपका। अर्थात इसमें हम लगभग 150 क्वेश्चनों को पूर्ण करेंगे यहाँ पर, और वे भी जो यूपी ट्रिपल एससी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछे। और देखो ये जो आपका वीडियो पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड है वो यूपी ट्रिपल एससी को ही है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित ही जितने सवाल कंप्यूटर के पूछे गए उन्हीं का ही हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे पेट में, जूनियर असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे अब आपका जो पेपर होने वाला है ये, इसमें आपके 15 नंबर का कंप्यूटर ही आने वाला है, तो इसी वजह से कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में भी आपका 4 से 5 नंबर का देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप स्टाफ नर्स देखेंगे, फॉरेस्ट गार्ड देखेंगे, तो वेरियस एग्जामों में जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, उन सभी में जितना भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं उनसे उन्हीं को हम यहाँ पर पूरी तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि देखो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको 117 तक सवाल करा दिए थे, और 117 से आज हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118 क्या कहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है। उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है? देखो, जो लोकल नेटवर्क की श्रेणी में आता है वो आता है हमारा एक तरीके से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आपका बी आंसर होगा इसमें। जो वर्चुअल, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे वीपीएन। वीपी, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ले वीपीएन की तो ध्यान रखनी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क अर्थात पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क से निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषताएं छुपाए रखता है। तो ऐसा होता है एनकैप्सुलेशन के द्वारा। एनकैप्सुलेशन एक ऐसा है कि ये अपने पीछे अपनी विशेषताओं को छुपाए रखता है। तो आंसर इसका बनेगा बी। तो एनकैप्सुलेशन में किसी क्लास के वेरिएबल या डेटा को किसी अन्य क्लास से छुपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें इसे डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। देखो, कौन नहीं करता? देखो यदि आप देखें यहाँ पर संयोजन भी करता है, बहुपात भी कर, फंडिंग भी करता है, अवशोषण भी करता है, आपका संकेत क्षीणन नहीं करता। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है, शेष वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो स्टार इस तरह से होती है, जैसे आप देखते हैं ना, एक स्टार बना हुआ होता है, तो इसी के द्वारा कंप्यूटर जुड़े होते हैं। बीच में क्या होता है इसमें? बीच में होता है हब। तो हब के द्वारा जुड़े होते हैं, इसी को स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो आंसर भी क्या होगा इसमें? हब ही होगा। देखो टोपोलॉजी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हब टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है, जिसे हब नोड कहते हैं। इसी से कंप्यूटरों को संयोजित किया जाता है। पूरा नेटवर्क इसी केंद्रीय नोड पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है एडीएसएल। डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगम ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। ऐसा होता है केवल उच्चतर उच्चतर दिशा में इस प्रकार का कार्य होता है। जैसे एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसे एडीएसएल बोलते हैं, एक प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मॉडेम की तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डाटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, डेटा संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर विद्युत की अपेक्षा पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो इसका होगा प्रकाश। प्रकाश के द्वारा जब हम किसी भी डेटा को भेजते हैं
तो इस तरीके से का जो बैंडविड्थ होता है वो प्रकाश के द्वारा ही सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पहला दूरसंचार उपकरण था। देखो पहला जो दूरसंचार उपकरण था यदि आप देखेंगे तो टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ के माध्यम से ही दूरसंचार किया जाता था। तो आंसर आपका बी होगा। तो भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई थी। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया और डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। और 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है। अर्थात इसको पूछ रहा है कि आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका बी में लगेगा। कुछ फुल फॉर्म और बता देता हूँ आपको। जैसे आईपी को तो जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। एनआईसी होता है इसे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और आईएसडीएन होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपके कहाँ ये आपके नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। तो ऑप्टिकल फाइबर के पीछे जो होता है हम वहां पर आंतरिक प्रतिबिंब देखते हैं। अर्थात प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो प्रकाश के आंतरिक प्रतिबिंब पर कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर संचरण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। यह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा की का माप है। तो किससे मापा जाता है डेटा। देखो डेटा मापा जाता है बैंडविड्थ से। आंसर आपका डी होगा इसमें। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाला डेटा की माप है। बैंडविड्थ को बैंड्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति की सीमा को क्या कहते हैं। तो वो फिर से वही आपका बैंडविड्थ के नाम से ही से जानते हैं। बी आंसर होगा आपका। कंप्यूटर में पिंग कमांड क्या क्या उपयोग होता है। तो पिंग कमांड जो हम यूज करते हैं वो करते हैं किसी भी डेटा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। जैसे किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसका इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो पिंग कमांड इस तरीके से चलाई जाती है। जैसे नेटवर्क पे हम नेटवर्क को चेक करना चाहते हैं कि नेटवर्क में आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एम एस डॉस में जाएंगे और एम एस डॉस में जाने के बाद में आप वहाँ पर पिंग कमांड चलाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो कहाँ तक पहुँच रहा है या किस प्रकार की प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो वहाँ पर वो शो कर देता है। तो पिंग एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो यह पता लगाता है कि कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इसलिए इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद संदेश पुनः मिल रहा है। नेक्स्ट टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें प्रयोग करते हैं हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन अर्थात डीएसएल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल। तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है। देखो आईपी एड्रेस जो होता है वो अद्वितीय होता है। एक यदि जैसे आप देखते हैं ना बैंक में आपका अकाउंट है जो अकाउंट आपको मिला हुआ वो किसी अन्य को नहीं मिलेगा। तो सेम काम यहाँ भी है। नेटवर्क पर जो आईपी हमने किसी को एक को दे दिया तो वो किसी अन्य को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये होगा। यदि हम देखें कंप्यूटर का नाम अद्वितीय है ये तो आपका अद्वितीय है। और ऐसे आप देखेंगे वर्क ग्रुप का नाम और आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्क ग्रुप का नाम जो है वो अद्वितीय नहीं होता। इसको आप चेंज कर सकते हो। अर्थात आपका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट आईपी का पता कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। अर्थात आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। नेक्स्ट किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। तो इसका जो आंसर होगा वो बफर में होता है। अर्थात इसका इस तरह का जो कार्य होता है स्थानांतरण का कार्य है वो बफर के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो बफर किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकलन कर सके। नेक्स्ट
अब हम इंटरनेट देख लेते हैं कि अब देखो ये जो मेन पॉइंट है आपका सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है जूनियर असिस्टेंट वाले में, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है। तो ऐसी है आपकी सोशल मीडिया जो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के द्वारा हम व्यापार भी करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े भी रहते हैं, तो आंसर आपका सी होगा। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया। यह एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका है। यह रोजगार अवसर तथा विचार ज्ञानों को आदान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह नौकरी चाहने वालों को नौकरी पोस्ट करने के लिए अपने अपने सीवी तथा नियोक्ता को पोस्ट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, ईमेल का पूर्ण रूप है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम अलग किया जाता है? तो आपने अक्सर देखा होगा एट द रेट का यूज करते हैं, डोमेन नेम को अलग और आप यूजर नेम को अलग। देखो जैसे मैं आपसे कह दूं TWC@gmail.com। अब ये देखो, जो एट द रेट से पहले का है ये तो होता है आपका यूजर का नेम, और ये जो है आपका gmail.com, ये आपका जो है ये है आपका डोमेन नेम। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऐसा काम होता है, हम ईमेल के द्वारा ही संदेश भेजते हैं। आंसर आपका ए होगा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? तो ईमेल हेडर में कौन सा उपलब्ध होता है, इसमें हमें यहाँ पर ये देखना है। देखो क्या क्या उपलब्ध होगा ये देख लेते हैं। जैसे आपका फ्रॉम भी होता है, टू भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। सेव का ऑप्शन नहीं होता, इसका मतलब 4 नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 3, आंसर ए ही लग जाएगा आपका। ईमेल हेडर में देखो क्या क्या होता है, फ्रॉम भी होता है, टू भी होता है, सीसी भी होता है, सीसी को बोलते हैं कार्बन कॉपी, और बीसीसी भी होता है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सब्जेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है, ईमेल में बीसीसी का अर्थ अभी आपको बताया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो आपका आंसर जो बनेगा वो सी बन जाएगा। यूआरएल क्या हो, यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आंसर क्या बनेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी आंसर। यूआरएल का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है, और यूआरएल एक वेब एड्रेस भी होता है। ईमेल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखो ईमेल के लिए हम यूज करते हैं पॉप का भी और एसएमटी का भी, एसएमटीपी का भी, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम इंटरनेट ईमेल के लिए। जैसे ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो क्लाइंट को मेल सर्वर सूचना का सही ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है। पॉप, एसएमटीपी और आईएमएपी ईमेल प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही एसएमटीपी प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य सर्वरों के मध्य संचार नियम स्थापित करना है, और एसएमटी के माध्यम से ही हम इंटरनेट पर एक दूसरे को मेल भेज तथा रिसीव कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तथा इसकी पोर्ट संख्या जो होती है वो 25 होती है, ये ध्यान रखना है। पॉप पॉप का अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने तथा भेजने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है तथा इसका नवीनतम संस्करण जो है पॉप 3 है। आईएमएपी को बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। आईएमएपी प्रोटोकॉल का उपयोग पॉप 3 की तरह मेल सर्वर से मेल को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो ऐसी क्रियाविधि होती है पॉप। आप पॉप के माध्यम से इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो पॉप अर्थात पीओपी का पूरा नाम जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने में सहायक है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? तो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए जो हम प्रयोग करते हैं तो वो हम करते हैं एसएमटीपी का, सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओ सॉरी, देखो एसएमटीपी का भी करते हैं हम यहाँ पर, ये ध्यान रखना।
और यहाँ पर हम पॉप का भी तो कर देते हैं, अभी पीछे बताया आईएमपी का भी कर देते हैं। नीचे देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो 2 3 और 4, तो 2 3 4 आपका बी आंसर लगेगा। तो ईमेल कम्युनिकेशन में एसएमटीपी आता है, पॉप आता है, आईएमएपी आता है, प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो अभी पीछे आपके मैंने आपको ये सब कुछ बताया कि एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है सर्वर के मध्य संचार नियम स्थापित करना। पॉप का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो ईमेल प्राप्त करने तथा भेजने में सहायक होता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में कार्य करता है। आईएमएपी होता है जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से मेल रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सी फील्ड शामिल है? तो ईमेल हेडर में जो शामिल करते हैं हम, वो करते हैं टू को भी करते हैं, पीछे बताया आपको, सीसी को भी, कार्बन कॉपी को भी, और बीसीसी को भी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को भी। जबकि हम सेव को नहीं करते तो दो नहीं आएगा, जहां दो नहीं है वही आपका आंसर, जैसे दो इसमें भी है, इसे भी हटाओ इसे भी। अब 1 3 और 4 आएगा तो डी आंसर लगेगा आपका। तो यहाँ पर दिखा रहा है इसमें जो शामिल होते हैं टू, सीसी, बीसी और सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इनमें से इंटरनेट तक जो प्रदान करता है पहुंच, वो करता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं आईएसपी को। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। डायल अप, डीएसएल, केबल मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग कर डेटा प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है? देखो विश्व का जो सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क हुआ है वो पटना, बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। कब हुआ था? फरवरी 2014 में बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया। इसका कवरेज एरिया लगभग 20 किलोमीटर का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो ये होता है एचटीटीपी के माध्यम से, एचटीटीपी के माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, देखो ऑप्शन एचटीटीपी पहले लग जाएगा ए। तो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। और डब्ल्यू का प्रयोग इस आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। एच टी एम एल का विस्तृत रूप है, इस एच टी एम एल को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका आंसर बी बनेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक तरीके की लैंग्वेज है, और जो हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें इसका यूज किया जाता है अच्छा खासा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? अभी पीछे मैंने आपको बताया, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, ए आंसर। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया। डब्ल्यू जो है हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? देखो ये होती है आईपी एड्रेस के द्वारा। तो आंसर आपका एक होगा। आईपी एड्रेस नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। यह डेटा पैकेट को सक्षम करता है जो इस विशेष प्राप्तकर्ता को संबोधित करता है। आईपी पता 4 भागों में बटा होता है जो डॉट से अलग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेश पर पारित होने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा वो स्टार टोपोलॉजी के द्वारा, और स्टार टोपोलॉजी किससे जुड़ती है? हब से। नेक्स्ट, नियमों का एक स्थापित समूह है जो निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण कर देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं या संरचनाओं या अभिकल्प में कोई अंतर हो। ऐसा काम करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आंसर आपका बी होगा इसमें। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का एक सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी जो है वो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। टीसीपी को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल को आप जानते हैं, एचटीएमएल होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो लोकल जो है वो है आपकी एक तरीके से ब्लूटूथ, ब्लूटूथ लोकल संचार तकनीकी है। तो ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट्स मेटकॉप ने की थी।
नेक्स्ट, सॉरी शायद मैंने पीछे आपका मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। इसका जो आंसर बनेगा ये ब्लूटूथ नहीं बनेगा, वो सेलुलर नेटवर्क बनेगा। 153 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो प्रयोग किया जाता है एक तरीके से वो किया जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। आंसर आपका डी बनेगा। जैसे इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह लेयर परिवहन परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्क अनुप्रयोगों की अनुमति देती है। नेक्स्ट है टीसीपी। अभी आपको पीछे बताया कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आंसर आपका सी होगा। एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का संग्रह है। यह छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल अर्थात होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उधम संजाल हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखो लोकल की बात कर रहा है, तो लोकल की बात कर रहा है तो लैन की बात कर रहा है वो, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आंसर आपका, यदि आप छोटे अर्थात किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर ऑफिस की बात कर रहे हो, तो वहां पर लैन का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी सिटी की बात कर रहे हो तो वहां पर आप मैन का प्रयोग कर देते हैं, और यदि आप वाइड एरिया की बात कर रहे हो तो वहां पर आप वैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतरफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सर्जन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो इस ऐसा होगा मैस। तो मैसअप की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे वेब विकास में मेसअप एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है जो ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित सिंगल नई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामग्री का उपयोग करता है। नेक्स्ट है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके सभी के सभी सर्च इंजन से। आंसर आपका बी होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन अर्थात उदाहरण जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोग करने का प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो ऐसा काम होता है केवल निजी क्लाउड में। जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं उनमें ऐसा कार्य होता है। तो प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिंगल संगठन द्वारा कई उपभोक्ताओं जैसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अन्य उपयोगों के लिए प्रावधान किया गया है। यह संगठन के तीसरे पक्ष उनमें से कुछ संयोजन द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है, और यह परिसर में या उसके आसपास मौजूद हो सकता है। नेक्स्ट, क्रोम, सफारी, ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? देखो ये सभी के सभी जो है एक वेब ब्राउजर है अर्थात वेब विचरक है। ये आंसर होगा आपका। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये जो है सबकी सब ये जो है ई सेवाएं नाम होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं सभी। तो ई कॉमर्स का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से दी जाने वाली सेवाएं ई कॉमर्स, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स ओ सॉरी एम कॉमर्स आदि सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट है केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? देखो इन्होंने जो आविष्कार किया था वो इंस्टाग्राम का आविष्कार किया था। सी आंसर, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम एक मोबाइल डेस्कटॉप इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को फोटो या वीडियो के सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम, माइक क्रेगर द्वारा 2010 में की गई थी। और ऐप का जो आविष्कार किया था और व्हाट्सएप का जो आविष्कार किया था, व्हाट्सएप का जैन कूम, ब्रायन एक्टम ने किया था, जबकि ट्विटर का जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स ने किया था। लेकिन वर्तमान में ट्विटर जो है, ट्विटर को वर्तमान में खरीद लिया है जेफ बेजो ओ सॉरी एलोन मस्क ने। एलोन मस्क जो टेस्ला के कंपनी के मालिक हैं, वही एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। नेक्स्ट है एक ऐसा उपकरण जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है, इनको क्या कहेंगे? सर्व। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है
कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। आंसर आपका ए होगा। जैसे वायरस वगैरह आ जाते हैं या कोई अटैक कर देता है, तो वही यहाँ पर बताने का ये प्रयास कर रहा है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हमला सतह या अटैक सरफेस कहा जाता है। एवं एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वह व्यक्ति हैकर कहलाता है। नेक्स्ट, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो रे टॉमलिंसन ने जो किया था, सबसे पहले ईमेल भेजने का कार्य किया था। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? ऐसा काम होगा प्रलेख और पीडीएफ सूचिकाएं बनाना। आंसर आपका बी होगा। तो डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फाइल्स बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है आपका, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ईमेल जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम POP3, ये लेटेस्ट चल रहा है POP3 का, इसमें जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्राप्त करने की नियमित प्रक्रियाएं जैसे POP3, IMAP4 प्रोटोकॉल का प्रयोग एक ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में MSP का विस्तारित रूप क्या है? देखो, जो कंप्यूटर विज्ञान में है, ASP का जो विस्तारित रूप होगा वो आपका, देखो, आवेदन सेवा प्रदाता भी होता है और सक्रिय सेवक पृष्ठ भी होता है आपका। तो इसमें आंसर जो बनेंगे वो दोनों ही बनेंगे आपके। तो ASP का विस्तारित तो एक्टिव सर्वर पेजेस, यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्वर सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। तो दोनों ही विकल्प इसमें सही हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से संबंधित देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो इस तरह का जो कार्य हम करते हैं वो करते हैं आपका प्रोसेस मैनेजमेंट की मदद से। तो आंसर आपका बी बनेगा इसमें। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉग जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अधीन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिस्टम की सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना OS का काम होता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? तो जो जटिल गणनाओं को जो हम आसानी से सेट कर देते हैं वो कहते हैं फंक्शन के द्वारा। तो आंसर जो होगा इसमें डी आपका आंसर होगा। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का आसान तरीका फंक्शंस है। एक्सेल में फंक्शन का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं, जैसे सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना, तो फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो हम शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं Ctrl+K, और यही Ctrl+K का प्रयोग हम MS वर्ड में भी कर देते हैं, वहां भी ये फॉलो होती है। तो Ctrl+K से हाइपरलिंक डाला जाता है, Ctrl+S से फाइंड या रिप्लेस किया जाता है, Ctrl+A से डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और Ctrl+B से सेलेक्ट कंटेंट को बोल्ड या हाईलाइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करना किया जाएगा? तो इसमें जो हम यूज करते हैं एक तरीके से राइट एरो की का। देखो, 4 एरो की होती हैं, एक तो अप, एक डाउन, एक आपकी राइट और एक आपकी लेफ्ट होती है। तो जो आपके राइट एरो की है, इससे आप प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका आगे बढ़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि आप नीचे हैं और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप एरो की में आप बटन दबाकर ऊपर जा सकते हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम में ऊपर हैं और नीचे आना चाहते हैं तो आप डाउन की का प्रयोग करके नीचे आ सकते हैं। यदि आप राइट साइड में हैं और लेफ्ट साइड में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की का प्रयोग करके, यदि आप लेफ्ट साइड में हैं और राइट साइड में जाना चाहते हैं तो आप राइट की का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है? यदि हम देखें तो इसमें जो बुकमार्क्स का प्रयोग किया जाता है वो भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थानीय टेक्स्ट की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका डी होगा। MS वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ में के लिए नाम देने और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके
बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुकमार्क इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में स्थित है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम क्रिया करते हैं वो करते हैं, तो लिंक लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करके नहीं, फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत मल्टीपल यूज ऑप्शन पर क्लिक करके नहीं, यह है आपका फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके है। तो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटिंग एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। तो 3 कॉलम हमको डालने हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पर आपका 3 कॉलम बन जाएंगे। बी आंसर। और भी तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन में दिया है उसी का ही हम यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो एमएस एक्सेल में जो हम यूज करते हैं एक तरीके से वहां भी स्प्लिट का प्रयोग करते हैं। वर्ड में भी स्प्लिट का प्रयोग होता है। व्यू में आएंगे, विंडो में जाएंगे और स्प्लिट कर देंगे, तो 2 भागों में बढ़ जाएगी आपकी सीट। सी आंसर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सारी सूचनाएं जो रखता है वो आपका प्रोसेस टेबल में रखता है। प्रोसेस टेबल डी आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्स को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स पर प्रोसेस और रिसोर्स के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है। तो वो जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट और नंबर का राइट अलाइनमेंट होता है। अर्थात जो हम टेक्स्ट लिखते हैं जैसे नाम वगैरह लिखते हैं तो ये तो आपका लेफ्ट टू राइट चलेगा, और यदि आप नंबर लिखेंगे जैसे 1 2 3 डालना है आपको तो वो राइट चलेगा, वो राइट अलाइनमेंट होता है उसमें ऑटोमेटिकली। हालांकि आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर जो प्रयोग होता है वो डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। वहां पर आप पार्टीशन कर सकते हैं। जैसा पार्टीशन में आप देखते हैं ड्राइव सी डी इस तरह से देखने को मिलते हैं। कभी भी आपने ए भी नहीं देखने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व रहते हैं। तो आप वहां से शुरुआत होती है सी से, और जो जहाँ तक वो जो ड्राइव आपका सी होता है उसमें ही मेनली 99% विंडो डली होती है। हालांकि आप विंडो किसी में भी डाल सकते हैं किसी भी ड्राइव में, लेकिन मेनली आप उसमें सी में ही डली हुई मिलती है। नेक्स्ट है किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डॉट बीएटी है। तो देखो जो इस प्रकार की जो फाइल होती है वो वेब पेज इमेज वाली होती हैं, तो इनका एक्सटेंशन डॉट बी ए टी होता है। तो कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान करता है, जिसे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु इसकी शुरुआत डॉट के बाद कुछ अक्षर होने चाहिए, जैसे .mp3, .txt, .html। .bat फाइल एक्सटेंशन पीसी बैच फाइल के लिए प्रयुक्त होता है। .bat को बैच फाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कैलिस्टो, एमटी, एरियल, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं। तो कोई ये इस तरीके के जो हैं ये फ़ॉन्ट होते हैं अलग अलग स्टाइल में, जैसे आप लिखते हैं कंप्यूटर में तो ये फ़ॉन्ट के द्वारा ही लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका फ़ॉन्ट टेक्स्ट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक अलग प्रकार का टाइप, फेस, बिंदु, आकार का वजन और रंग या डिजाइन शामिल रहता है। और एरियल, कैलिबरी, कैलिस्टो, एमटी, सेंचुरी और फ्रैंकलिन आदि इस प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। अब देखो इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा नहीं है। देखो रेखांकन होता है, लिंक भी होता है, प्रतीक भी होता है, अनुच्छेद नहीं होता। बी आंसर लगेगा इसका। एमएस एक्सेल में चित्र, आर्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की Alt+N का उपयोग करते हैं। और इंसर्ट टैब में उपस्थित कुछ समूह निम्नलिखित जैसे टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, स्पार्लिंग, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल इत्यादि। जबकि एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में पैराग्राफ अर्थात अनुच्छेद उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? तो ऐसा होता है एक्सेल। एक्सेल में आप इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषताओं में गणना, डेटा संग्रहण, रेखांकन, उपकरण और तालिका रूप की विवरण और वीबीए अर्थात विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन शामिल है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है, जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम डॉट एक्सएलएस बोलते हैं। डॉट डॉक ये वर्ड की होती है, ये आप जानती हैं। जैसे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर की फाइल को हम डॉट एक्सएलएस नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के किस सेक्शन से बदला जा सकता है? तो ये बदलेंगे हम कंट्रोल पैनल के द्वारा। आंसर आपका बी होगा। तो कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेषता है जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग्स को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देती है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोगों या नियंत्रण पैनल शामिल हैं जिनका उपयोग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को देखने और बदलने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड और माउस सेटिंग्स। नेक्स्ट, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? तो विंडोज 10 जो जारी हुई थी वो आपकी 1 अक्टूबर 2014 को हुई थी। सी आंसर इसका। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 की पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था और विंडोज 10 एक अद्यतन प्रारंभ मेन्यू, नए लॉगिन तरीके, एक बेहतर टास्क बार तथा अन्य प्रयोज्य अपडेटों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट, अब एमएस ऑफिस से संबंधित देख लेते हैं कुछ। जैसे, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं F3 का। आंसर आपका बी लगेगा इसमें। विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट कुंजी F3 का प्रयोग किया जाता है। F2 से चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है और F4 का फाइल एक्सप्लोरर विंडो को के खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है और F5 एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहाँ तक होती है? कहते हैं हम देखें तो इसमें होती है, देखो पैराग्राफ में 3 लाइन तक होती है बस। तो आंसर आपका ए होगा इसमें। तो ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप फीचर एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू टैब में उपलब्ध होता है। यह एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ 3 लाइन तक होती है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस चुनें। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? ये होता है आपका डॉलर ए और डॉलर ए1। तो डॉलर वन आपका आंसर बी होगा इसमें। तो एक्सेल में किसी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है और एब्सोल्यूट एड्रेस एक सेल एड्रेस है जिसमें रो नेम और कॉलम नंबर से पहले चिन्ह होता है। ये जो वाला चिन्ह होता है डॉलर के साथ साइन होता है, इसी को हम डॉलर ही कह देते हैं मेनली नॉर्मली भाषा में। कॉलम को स्थिर बनाया जाता है ताकि जब तक कि सेल या शीट में कॉपी रहे तो इसका वैल्यू न बदले। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित में से स्थितियां कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? तो ऐसा उपलब्ध होते हैं। लेफ्ट में भी हम गटर मार्जिन कहाँ लगाते हैं? मान लो ये पेज है आपका, तो गटर मार्जिन या तो आप लेफ्ट में लगाएंगे यदि आप बाइंडिंग करते हैं, या फिर आप टॉप पर मार्जिन लगा देते हैं इसमें। तो दो ही तरीके से होता है, लेफ्ट में या टॉप पर। तो आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा साइंटिफिक। आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प क्या करता है? देखो मर्ज एक्रॉस विकल्प जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक कॉलम के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। ये नहीं है आपका।
जब एक मल्टीपल रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज पेल सेल का निर्माण करता है। ये आपका आंसर होगा, बी आंसर लगेगा इसमें। जैसे जब एक मल्टीपल रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। नेक्स्ट है एक्सेल शीट्स, वर्ड्स प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? देखो ये सब के सब जो उदाहरण है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के ही उदाहरण होते हैं, अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी आंसर। तो एक्सेल के सभी फॉर्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। तो एक्सेल के सभी फॉर्मूला जो होते हैं वो इक्वल साइन के साथ शुरू होते हैं, तो अर्थात आंसर होगा आपका एक। जैसे आपको 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो आपको पहले सबसे पहले इक्वल लगाना ही पड़ेगा, वरना इससे पहले ये डिवाइड नहीं करेगा। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में बिना इक्वल लगाए आप फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो ऐसा काम होता है ड्राफ्ट व्यू में। बी आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कहता है देखो किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका ठीक है। आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक साथ कई मल्टीपल टाइम में फिल्टर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी आप नहीं देखना चाहते, ये आपका ठीक है। ऑटो फिल्टर, आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका इसमें पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट कमांड के लिए यूज होती है, कंट्रोल सी वो हम कॉपी का प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल एक्स से हम जो प्रयोग करते हैं वो कट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा क्या होता है? तो पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा दाईं ओर संरेखित कर दिया जाता है। सी आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं, यह चुन सकते हैं। क्या चुन सकते हैं इसके लिए? देखो इसके लिए चुनते हैं हम पहले लेआउट में जाएंगे, उसके बाद मार्जिन को सेट करेंगे वहां पर, तो आंसर आपका ए बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। इसके लिए ऐसा काम करेंगे तो स्लाइड मास्टर में, तो स्लाइड मास्टर के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण अर्थात फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें करता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पर आप डबल क्लिक करके आप किसी भी फॉर्मेटिंग को उसमें उसी तरीके का बना सकते हैं। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एक से अधिक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट के सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने देता है। फॉर्मेटिंग पेंटर बटन को डबल से अधिक बार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन ऐप से चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो ये ऐसे सिस्टम होते हैं एमएस ऑफिस 365 में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है ऑफिस 365। तो इसमें इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। बी आंसर लगेगा इसका। तो ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। यह नियमित सिक्योरिटी अपडेट ऐप्स होता है जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट तथा सुधारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह लोगो किस प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड्स के ऊपर दाएं कोने पर दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? तो ऐसा करने के लिए हम स्लाइड मास्टर पर जाएंगे, बी आंसर होगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का लेकर था डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको इसमें देखो क्या करना होगा, इसमें करना होगा इंसर्ट मेन्यू टैब पर जाना होगा। सभी की तालिका को देखने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित प्रकोष्ठों में सेल की सामग्री को देखें। जैसे ए में तो आपका ये है और बी में आपका ये है। फिर कह रहा है इसने सूत्र लगा दिया A3। तो A3 का मतलब क्या होगा? देखो A1 ये है आपका और A2 आपका ये है। ऐसे ही B1 ये है और B2 आपका ये है। तो ये जो इसने सूत्र लगाया इक्वल वाला A1 स्टार और ये आपका जो डॉलर के साथ ए और S2 स्टार में प्रकोष्ठ सेल A3 से सूत्र को प्रकोष्ठ सेल B3 में कॉपी किया जाता है। तो B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? देखो जो B3 में ये प्रदर्शित मान करेगा वो 30 का मान प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट स्टेप, निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है आपका वो होता है आपका अलाइनमेंट। बी आंसर। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग तीन चीजें होती हैं, जैसे अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंट। अलाइनमेंट सबसे पहले ऑप्शन है, इसे आप पहले डॉक्यूमेंट बनाते हैं एमएस वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चार ऑप्शन होते हैं, जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर। और स्पेसिंग में दूसरा ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेस का मतलब जगह से होता है, जैसे बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले, अर्थात पैराग्राफ में पहले से कितना स्पेस छोड़ना है। आफ्टर अर्थात पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस छोड़ना है। और लाइन स्पेसिंग में दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस सेट करना है। और इंडेंट में इसका मतलब जगह छोड़कर लिखना होता है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, इस पैराग्राफ में सबसे पहली लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट इंडेंट में इसे लेफ्ट में स्पेस छोड़कर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार हम जब फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो किस पैराग्राफ में लेफ्ट में स्पेस छोड़ना होता है, इसे लेफ्ट इंडेंट सेट करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के टूल्स जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं? तो कुछ ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं, सभी के सभी ये आपके एक तरीके से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर के टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज संचालित करना है। एमएस ऑफिस के देखो कुछ भाग होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। और एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया। फिर 1990 में विंडोज के लिए शुरू हुआ और प्रथम संस्करण जो आया था एमएस ऑफिस 3.0 ऑफिस लाया गया। वर्तमान में एमएस ऑफिस 2016 चल रहा है, लेकिन वर्तमान में यदि अब हम देखें, जब ये सवाल बना था, मान लो ये 2019 में आया था, तो उस समय 2019 में 16 ही चल रहा था, लेकिन वर्तमान में लेटेस्ट जो है वो 2021। तो एमएस ऑफिस के प्रमुख कार्य कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर इत्यादि की जांच करना होता है। नेक्स्ट, जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट आती हैं? देखो, यदि आप 2021 की बात करते हैं तो 2021 में केवल एक आती है, लेकिन लेटेस्ट सवाल तो है नहीं, 2019 का है, तो उस समय का जो इसमें बनता था 2021 से पहले में, उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीटें आती हैं, तो आंसर इसका बी होगा उस दौरान से। लेकिन यदि आपको आंसर वहां पर देखना होगा तो वो कहेगा आपसे कि 2019 में कितनी है, 2021 में कितनी है। तो यदि 2021 की बात कर जाए तो आप एक ही लगाना वहां पर। एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक 3 वर्कशीट के साथ ओपन होती है और वर्क एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी करते हैं, और आप देखते हैं ये कंट्रोल ई जो होता है ये सेंटर के लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू के लिए होता है। नेक्स्ट, कुछ कॉपी इसने और भी दी है, जैसे शॉर्टकट की, कंट्रोल एन से एक नई फाइल बनाना, कंट्रोल ओ से चयनित फाइल खोलना, कंट्रोल एस से चयनित फाइल को सुरक्षित करना, कंट्रोल पी से प्रिंट लेना, कंट्रोल सी से कॉपी करना, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना, कंट्रोल जेड से अंडू कर देना, और कंट्रोल ई से सेंटर में मार्जिन को रख देना। नेक्स्ट, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। आंसर आपका डी लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए। आंसर आपका बी होगा, कई बार सवाल रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की बोर्ड विंडोज परिचालन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो स्टार्ट मेनू को जो दर्शाएगी वो दर्शाती है कंट्रोल प्लस एस्केप। जैसे कुछ और भी, जैसे कंट्रोल जेड से किए गए कार्यों को पहले जैसा करना था तो अंडू कर देना इसको। ऑल्ट प्लस स्पेस बार से प्रोग्राम का विंडो मेन्यू खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल इससे स्टार्ट मेन्यू खुलता है। एंड ऑल्ट प्लस एंटर से चयनित विषय की प्रॉपर्टी खुलती है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? देखो जो वेव होता है, साउंड का एक्सटेंशन होता है डॉट डब्ल्यू ए वी।
आंसर आपका ए होगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो कंप्यूटर की जो गति होगी वो कंप्यूटर जो काम करेगा वो तेज गति से करेगा रैम बढ़ाने पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक दस्तावेज पूरे पाठ का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? जब हम पूरे पाठ का चयन करते हैं तो हम उसके लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल कैसे? हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस, यदि आप देखेंगे तो शिफ्ट प्लस ए से हम कुछ करते हैं नहीं, शिफ्ट प्लस ए से ऐसा कुछ नहीं होता। एक कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे एम एस वर्ड में डॉट डीओसी होता है एक्सटेंशन, ये ठीक है आपका। एम एस एक्सेल में डॉट एक्सएलएस होता है, ये भी ठीक है। पेंट का जेपीजी होता है। और एम एस पावर पॉइंट का जो होता है पीटीपी नहीं होता, डॉट पीपीटी होता है, पीपीटी एक्स, ये बनता है आपका। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा, डी आंसर। अब कुछ विविध मिसलिनियस से भी देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना होता है? तो ऐसा जो कार्य करता है वो डायनेमिक बाइंडिंग के द्वारा होता है। आंसर आपका सी लगेगा। हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो गूगल के द्वारा विकसित किया गया था, बी आंसर। गूगल हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक सिंगल सर्विस से जोड़ता है। गूगल द्वारा हैंगआउट सर्विस को बंद करके गूगल मीट और गूगल चैट भी को भी जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचाने, नेविगेट करने, खोज करने में सक्षम बनाता है? तो ऐसा काम होता है ब्राउजर का, तो ब्राउजर के द्वारा ही हम सर्च वगैरह करते हैं। नेक्स्ट, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात डब्ल्यू पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने, पुनः प्राप्त करने, नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन अर्थात ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता के पेज पर प्रदर्शित करता है। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र मोज़ेक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन करने के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो इसके लिए जो हम लोड करते हैं एक तरीके से वो बूट प्रोग्राम के द्वारा करते हैं। जैसे, सॉरी, बूट प्रोग्राम के द्वारा करते हैं अर्थात बूट स्ट्रैप के द्वारा हम करते हैं इसमें। तो आंसर आपका ए बनेगा इसमें। तो बूट स्ट्रैप वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूट स्ट्रैपिंग इंटरकनेक्शन इंस्ट्रक्शन सेट को लोड करने की प्रक्रिया है। जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है जिसे पोस्ट भी कहा जाता है। यदि पोस्ट सफल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती तो बूट स्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में से सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास के नाम से के समान होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का, सी आंसर होगा। कंस्ट्रक्टर एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के लिए इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए किया जाता है। इसका वही नाम है जो क्लास का है जिसमें वह रहता है। निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो ऐसा काम होता है वर्चुअलाइजेशन में। आंसर आपका डी होगा। तो वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों सहित किसी चीज का वर्चुअल वर्जन बनाने की क्रिया है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? देखो ओवरलोड करते हैं हम फंक्शन को, डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, किस प्रकार के मॉडम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो ये जो आपका मॉडम्स होता है ये सिंक्रोनस मॉडम में इस प्रकार के रिकवरी सर्किट होते हैं। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मॉडम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण एसिंक्रोनस मॉडम की तुलना में अधिक महंगा होता है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण जैसे
एक्स मॉडम, वाई मॉडम और जेड मॉडम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एस रैम की विशेषता नहीं है? देखो, एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है और जो एक बिट स्टोर करता है, ये आपका ठीक है। इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर आपका बी ही लग जाएगा डायरेक्ट। एस रैम को एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम चिप में डेटा को बनाए रखने के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स पर चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? कई बार बताया मैंने, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी साइट ने सोशल नेटवर्क के उदाहरण है? देखो, सोशल नेटवर्क के जो उदाहरण है आपके, लिंक्डइन भी है, फिनस्ट्रैप ये भी है, और इंस्टाग्राम भी है। सोशल साइट नेटवर्किंग है आपकी, तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें डी बनेगा, एक, दो और तीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? देखो, इसमें जो डिवाइस है वो टेप ड्राइव होता है, ये ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण होता है। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? जब आप निष्पादन करते हैं तो उसमें प्रोसेस नाम दिया जाता है। आंसर आपका ए होगा। तो प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जा रहा है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है। एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड्स से बनी हो सकती है जो एक साथ निर्देशित को निष्पादित करती है। नेक्स्ट है, ईमेल के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ईमेल के बारे में जो देखेंगे, तो जैसे यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, ये आपका कैसा होगा? क्या ये ठीक है? हाँ, ये आपका ठीक है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, नहीं, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते। इसका मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर आपका बी बनेगा। तो ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस में चिन्ह के दाहिने ओर का भाग डोमेन नेम होता है तथा चिन्ह के बाईं तरफ का भाग यूजर नेम होता है। जैसे yctbooks@gmail.com, ये आपका यूजर नेम और ये आपका एक तरीके से जो होगा डोमेन नेम होता है। एक ईमेल एड्रेस जहां yctbooks यूजर नेम है और जीमेल एक डोमेन नेम है। ईमेल केस संवेदी नहीं होते, सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान हो जाता है तथा इसके अपर या लोअर केस में भी बिना किसी त्रुटि के डेटा का संचार कर सकते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ये है हमारा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। आंसर आपका डी होगा। डेडलॉक क्या है? देखो, डेडलॉक की स्थिति बनती कब है आखिर? जो डेडलॉक की स्थिति बनती है वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। तो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखती है? देखो, जो टिकटॉक का स्वामित्व रखती थी वो थी बाइट डांस। तो बाइट डांस के पास था इसका स्वामित्व। आप भारत में देखो, टिकटॉक को आप जानती हैं बैन हो चुका है पूरी तरीके से, तो आंसर आपका इसमें सी बनेगा। तो टिकटॉक लघु लिंक सिंक कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने और साझा करने के लिए iOS और एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है। इस एप्लीकेशन को 2017 में बाइट डॉट्स द्वारा चीन के बाहरी बाजारों के लिए लॉन्च किया गया। ये 3 से 15 सेकंड या 3 से 60 सेकंड के छोटे लूपिंग वीडियो के लघु संगीत और लिप सिंक वीडियो बनाने की अनुमति देता है। यह एशिया, यूएसए, दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय है। नेक्स्ट, सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सीआरसी को हम बोलते हैं साइकिल रिडंडेंसी चेक। तो आंसर आपका इसमें सी होगा। सीआरसी साइकिल रिडंडेंसी चेक होती है। इसका प्रयोग एम्बेडेड नेटवर्क्स और तथा अन्य एप्लीकेशंस में डेटा के आकस्मिक परिवर्तन की वजह का पता लगाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो सहायक कंपनी आपकी इन्फोसिस। आपका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एज वेरी सिस्टम नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों का विकास करती है। एज वेरिव का उपयोग वित्तीय सेवाओं, बीमा, जीव विज्ञान, विनिर्माण, दूरसंचार में भी करते हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर एवं कंसल्टेंसी कंपनी है। नेक्स्ट है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन कंप्यूटर जो है वो आईबीएम का है, अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM के जो संस्थापक थे वो थॉमस जे वॉटसन के नाम पर रखा गया था। नेता को हमेशा क्या होना चाहिए? देखो, नेता को हमेशा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। आंसर आपका ए बनेगा इसमें। तो नेता को हमेशा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व एक समूह को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ध्यान केंद्रित और प्रेरित करने का एक तरीका है। इसमें पूरे समूह के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार होना भी शामिल है। नेताओं के पास कौशल, तकनीकी रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला होनी आवश्यक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी हैं। तो ये किसमें शामिल होते हैं? ये होते हैं नैतिक मूल्य में शामिल। आंसर आपका ए होगा। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी नैतिक मूल्य हैं। सामान्यतः इसका तात्पर्य सत्य से होता है, किंतु विस्तृत रूप से नैतिक मूल्य मन, वचन, कर्म से प्रेम, अहिंसा, अखंडता जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। विद्वानों का मानना है कि सत्यता कई बार व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से असंभव प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? ये पीछे मैंने बताया कैथोड रे ट्यूब होता है इसका। डी आंसर लगेगा इसका। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको, तो इसका पूर्ण रूप होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सी आंसर। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है तो तथा उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है, तो आप क्या करेंगे? देखो, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हुए ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें, और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो इस तरह के होंगे, तो ये कॉमन सेंस वाले आधारित हैं केवल। क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं अब आप, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्रिया लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संप्रेषण। प्रस्तुत करना। आंसर ए होगा, अर्थात कम्युनिकेशन। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र ऐसे बैठने के लिए कहता है कि उनकी उत्तर की नकल की जा सके और उसे नहीं आते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। आंसर बी हो। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज अर्थात गीगाहर्ट्ज में भी कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है, इसको क्लॉक स्पीड को मापते हैं हम। ए आंसर होगा इसका। बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसका मतलब होता है MICR। आंसर आपका बी होगा इसमें। तो MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जुलाई 2019 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रदान करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो इसमें किया था रेल कॉर को। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, इसमें किया था हमने ई कोर, रेल को नहीं, ई कोर। बी आंसर होगा इसमें। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डी आंसर। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हुआ था पहली बार नोएडा में। डी आंसर। तो कब हुआ था? 29 जुलाई 2018 को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? तो ये की है आपके असम सरकार ने ऐसा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ की है? तो ट्विटर सेवा आरंभ योजना जो की थी वो की थी उत्तर प्रदेश ने। तो ये हुई थी 8 सितंबर 2016 को। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता प्रत्यक्ष बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसे कहा जाता है, तो इसका नाम है आपका रीयूनाइट। आंसर आपका ए होगा। सुरक्षा सेवा जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। बी आंसर होगा इसका। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डिगोस। आंसर आपका सी होगा इसमें। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? तो वो कंप्यूटर बग की श्रेणी को बोलते हैं Y2K। आंसर आपका बी लगेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से
और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। आंसर आपका सी होगा इसमें। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी, तो भारत में प्रथम मोबाइल सेवा जो प्रारंभ हुई थी वो मोदी टेलेस्ट्रा द्वारा शुरू हुई थी। तो कब हुई थी? 31 जुलाई 1994 को ये शुरुआत हुई थी और उस समय पश्चिम बंगाल में हुई थी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। एक कुकी है, देखो कुकी क्या है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है, तो आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? देखो कंप्यूटर प्रणाली तो पीपीपी भी होता है, यूआरएल भी, एफटीपी, ईपीएफ नहीं होता। आंसर आपका डी होगा। आईएसडीएन एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है? देखो जहां ध्वनि वीडियो डेटा के साथ साथ संचरित होते हैं, तो आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो अग्नि दुर्घटना में सबसे अधिक तपिश पैदा करता है पॉलीमर। बी आंसर। आधुनिक सामग्री पॉलीमर लकड़ी पत्थर ईंट आदि से अधिक तपिश पैदा करती है। अगर अग्निशमन करता अग्नि विरोधी कपड़े जिसे नोमेक्स पॉली बेंजी मिडाजोल फाइबर जिसे पीबीआई बोलते हैं और हेलमेट का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये तो हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। लगभग यहाँ पर मैंने आपको देखो लगभग 220 क्वेश्चन मैंने आपको पहली 2 वीडियो में करवाए हैं और 260 क्वेश्चन लगभग इसमें करवाए हैं। तो आप इनको टोटल आप जोड़ सकते हैं कितने लगभग क्वेश्चन हो गए। 480 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगभग कराए हैं और 450 का हमारा टारगेट भी था, तो हम अपने टारगेट से काफी आगे हैं। अब देखो आपके हाथ में रिवीजन आपको जमकर करना है इन चीजों का। जितना आप रिवीजन करेंगे इतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। इसके साथ साथ यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा उसी दौरान आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी रिवीजन के लिए। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो जैसे हिंदी के नोट्स, पीसीएस प्री के, आरओ एआरओ के लिए, बीओ के लिए, यूपी पीसीएस मेंस के लिए, यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहाँ भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।